नमस्कार, मैं देवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हम 10th का जो साइंस होता है उसमें जो फिजिक्स पोर्शन होता है उसका आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या होता है? पहला चैप्टर होता है लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमारे नेचर में किसी न किसी सोर्स से आता रहता है ना। जैसे कि लाइट है, यहाँ पर हमारे आसपास भी सोर्स हैं, बल्ब, एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, ये सब लाइट के सोर्स होते हैं। नेचुरल सोर्स जो होता है हमारे नेचर में वो सन है। सन से आने वाले लाइट का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को हमें स्टडी करना है, यानी कि हमारे नेचर में उस सनलाइट का या किसी भी प्रकार के लाइट का कुछ बेसिक नेचर होता है, कुछ फिनोमिना होता है, उन फिनोमिनास को हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर होता है 10th में साइंस का फिजिक्स पोर्शन में, ठीक है। तो वैसे तो वो अगर नंबर वाइज अगर देखा जाए इस पूरे साइंस में तो वो 10 नंबर पर आपका चैप्टर आता है, लेकिन हम फिजिक्स में उसको पहला चैप्टर कंसीडर करते हैं। तो वो होता है लाइट। लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। तो दोनों को हम वन बाय वन समझ लेते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि लाइट होता क्या है। पहले हमको लाइट जब समझ में आ जाएगा तभी तो हम उसके नेचर को पढ़ पाएंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। न्यूमेरिकल भी हम जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे, जहाँ न्यूमेरिकल की नीड होगी वहाँ पर न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लाइट। तो लाइट की अगर मैं डेफिनेशन आपसे बताऊं तो लाइट बेसिकली क्या है? एक एनर्जी का फॉर्मेट होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रेवल करता है ना। यानी कि उसमें कुछ न कुछ एनर्जी है, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रेवल करता है, चाहे बीच में कोई सा भी मीडियम हो। जैसे कि सन से आने वाला लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। कितनी डिस्टेंस पर है, करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर होने के बाद भी हमारे आसपास या हमारे नेचर में या हमारी अर्थ पर वो लाइट बड़ी ही इंटेंसिटी के साथ, यानी कि आपको पता ही है कि गर्मियों के दिनों में क्या हालत होती है हमारी, है ना। इतनी इंटेंसिटी हो जाती है उसकी, उस लाइट की। सोच लो कितना पावरफुल है, कितनी एनर्जी है उसके अंदर। उस लाइट का इस अर्थ के अलग अलग जगहों पर क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं, क्या क्या नेचर होता है, उन्हें हम स्टडी करेंगे, है ना। तो लाइट का अगर हम डेफिनेशन लिखें तो लाइट का डेफिनेशन क्या होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। क्या लिखेंगे बच्चों? देखो, लाइट जो होता है ना, लाइट को मैंने अभी क्या बताया, ये एक एनर्जी होती है। एनर्जी कौन देता है? तो एनर्जी देता है कोई सोर्स, यानी कि एनर्जी जो लाइट एनर्जी है वो कहीं ना कहीं किसी सोर्स की फॉर्म में आती होगी, कहीं लोकेशन से, कोई दूसरी लोकेशन से, ठीक है। वो एनर्जी होती है और उसे हम सेंस करते हैं। हमारी बॉडी में सेंसर लगे होते हैं। लाइट को सेंस करने के लिए हमारे पास आंखें हैं। आंखों में जैसे ही लाइट इंटर करता है एक एनर्जी आपके रेटिना पर जाती है और वो ब्रेन उसको सेंस करता है। जैसे कि हम सुबह सुबह खड़े होते हैं तो जैसे ही हम आंखें खोलेंगे तो लाइट जो है सडन एंटर करेगा आपकी आंखों के अंदर, रेटिना पर, तो एक सेंसेशन ब्रेन में जाता है और हम सडन पूरी आंखें, या हम उसको पूरा स्ट्रेच नहीं कर पाते मसल्स को, सिलेरी मसल्स जो होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट जो है ना वहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी एकदम से एंटर की। आपने आपकी बॉडी को रात भर जो कि आपकी आंखें बंद थी तो उन्हें लाइट की प्रेजेंस नहीं थी कुछ घंटों तक, लेकिन एकदम से आप उसको प्रेजेंस कराएंगे तो सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो कंप्रेस और जो भी वहाँ पर प्रोसेस होती है वो सडन नहीं हो पाती, धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लिखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ energy which can travel from one location to the other location, है ना। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रेवल करती है। अब उस लाइट को हम फिजिकली कैसे समझेंगे कि भाई यहाँ पर लाइट आ रहा है? तो हम एक काम करते हैं, हम उसको एक बीम के फॉर्म में समझते हैं। बीम क्या होता है? बीम बेसिकली लाइट रेज का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे सन से आने वाली बहुत सारी लाइट हैं, वहाँ बाहर फॉल हो रही किसी भी सरफेस पर, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक रे को कंसिडर करते हैं। भाई इसमें आने वाली एक रे है, रे इज द पाथ ऑफ लाइट, मतलब जिस जगह से लाइट के पार्टिकल ट्रेवल करके जा रहे हैं उसमें एक लाइन खींच दीजिए, वो एक रे होती है,
अब अगर बहुत सारी रे का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो एक बीम बन जाएगा। तो ये बीम बेसिकली क्या है, यहां पर हम एक वर्ड का यूज करेंगे बीम का, है ना, बीम। तो बीम है द ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी लाइट रेज। तो अब जब भी मैं बीम की बात करूं या लाइट रेज की बात करूं तो आप समझ जाइएगा ये कहीं ना कहीं उस पार्टिकल, लाइट पार्टिकल का पाथ होता है, जो अगर हम ड्रॉ कर दें उस पार्टिकल के पाथ को एक पेंसिल से या पेन से तो वो एक रे कहलाती है। लेकिन अगर बहुत सारी रेज हो जाए तो वो फिर वो बीम कहलाती है ना। ये कुछ कंसेप्ट होता है लाइट के बारे में। अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन पर, यानी कि सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारा रिफ्लेक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है उसे हम समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारे मीडियम होते हैं। मीडियम मतलब एयर एक मीडियम हो गया जिसमें हम रहते हैं। हम जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी वो सारी हम एयर में ही करते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम एयर में ही करते हैं। मतलब हमारा सबसे पहला प्रेफरेंस किसका रहेगा? एयर का रहेगा। यानी कि जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सारे एयर में ही किए जाएंगे, राइट। तो मतलब पहला मीडियम हमारा एयर हो गया। लेकिन इसके अलावा भी तो दुनिया में मीडियम है, जैसे वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, ग्लास हो गया या मोम हो गया, या बहुत सारे इस तरह के मीडियम हो सकते हैं। तो मैं जब रिफ्लेक्शन की बात करूंगा तो मैं केवल एक सिंगल मीडियम की बात करूंगा। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि एक लाइट रे एक मीडियम से चलना शुरू करती है, ये ट्रेवल करना शुरू करती है, और अगर मान लीजिए वो किसी सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इस तरह का जो नेचर होता है ना वो कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट का किसी एक मीडियम से ट्रेवल करना और किसी सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस आ जाना, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या रहेगा? डेफिनेशन तो हम लिखेंगे ही सही, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी यहाँ पर सीखना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि एक मीडियम से कोई रे चलना शुरू करती है, उसी मीडियम में अगर वापस आ जाए, सो दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखना आप, हम एक कंसिडर करते हैं एक सरफेस। ये सरफेस क्या होती है? कोई भी एक सरफेस, जैसे ये बोर्ड की सरफेस है ना, इस फर्श की सरफेस, बहुत सारी ऐसी सरफेस होती है। लेकिन सब सरफेस एक जैसी नहीं होती। कुछ सरफेस पॉलिश्ड होती है, कुछ पॉलिश्ड नहीं होती है। तो जो सरफेस पॉलिश्ड होती है उससे रिफ्लेक्शन अच्छा होगा। जैसे हमारा मिरर जो होता है वो पॉलिश्ड होता है पीछे से, है ना। ये बोर्ड भी अभी आपको यहाँ पॉलिश्ड ही दिखेगा। तो एक काम करेंगे, जो पॉलिश सरफेस होती है ना बच्चों, उसको हम थोड़ा सा रफ शो करेंगे। यानी कि ये ऐसे शो कर दूंगा, समझ लेना कि ये पीछे से पॉलिश्ड की हुई है। ये इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो ऊपर देखना, ये एक मीडियम है ना। इस मीडियम का नाम मैंने रख दिया एयर। ठीक, एयर से एक लाइट रे जाएगी, ऐसे आई, यहाँ आई, ये सरफेस पॉलिश्ड है, अंदर जाने नहीं देगा इस लाइट रे को। देखो मैंने क्या नाम दिया? रे। रे क्या होता है? किसी सोर्स से आने वाला पाथ, किस पार्टिकल का? लाइट पार्टिकल का। ये यहाँ आया, अब अंदर तो जाने नहीं देगा, तो इसको इधर इस डायरेक्शन में मोड़ दिया। मोड़ना, बेंड कराना, उसी मीडियम में जिस मीडियम में से वो निकल के आई थी, यानी कि वो एयर से आई थी और वापस किस में चली गई? एयर में ही चली गई। तो इस तरह का जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देख लीजिए। अब सुनना, ये तो एक रफ बात हो गई हमारी, लेकिन हमको थोड़ा सा मेजरमेंट के साथ भी चलना है। यानी कि हमको एंगल्स की बात भी करनी पड़ेगी। तो भाई लाइट रे कितने एंगल पर आ रही है, कितने एंगल पर जा रही है, ये सारी बातें हमें करना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि एंगल किसके साथ मेजर किया जाए। तो भाई आने वाली रे जिसका नाम है इंसिडेंट रे, क्या नाम रहेगा पूरा? इंसिडेंट, है ना। इंसिडेंट रे जब किसी सरफेस पर आती है तो किसी न किसी के साथ वो एक एंगल बनाएगी। अब सुनना ना, वो सरफेस के साथ नहीं बनाती, सरफेस का एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब किसी भी सरफेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वो नॉर्मल कहलाता है। तो देख लीजिए, ये सरफेस है, इसका नॉर्मल ये हो गया, यानी कि ये कहलाएगा नॉर्मल। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे जो होती है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है। अब जो एंगल रहेगा कौन सा? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा आई से, यानी कि इंसिडेंट एंगल। तो इसको मैं आई लिख देता हूं। अब ये जो लाइट रे है ये वाली, ये उसका काम कर चुकी है, रिफ्लेक्ट कर चुकी है, इसलिए इसका नाम रहेगा रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम रहेगा? रिफ्लेक्टेड रे। तो फिर यहां पर एक और एंगल होगा, यानी कितने एंगल से वो जा रही है, तो
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये रहेगा आर। तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा आर। तो दोनों ही एंगल अगर आप देख रहे हो तो वो नॉर्मल के साथ ही बनते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। तो कोई भी पॉलिश सरफेस अगर आपको मिल जाए तो उससे लाइट रे हमेशा रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होना रिफ्लेक्शन कहलाता है लाइट रे का। एक बात आपको ध्यान रखना है कि लाइट रे जितने एंगल पर आती है नॉर्मल के साथ उतने ही एंगल पर चली जाती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो हम यह लिख सकते हैं इसकी पहली कंडीशन कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा हमेशा। ये रिफ्लेक्शन का एक रूल है, यानी कि ये ऐसा होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये रूल फॉलो ना हो, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है, देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, है ना। ये रूल्स आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो जैसे कि हमारे पास एक सरफेस है, ये यहाँ ये मिरर है आपका, प्लेन मिरर, है ना। इस किसी भी सरफेस का एक नॉर्मल बना लो, ये रहा नॉर्मल, ठीक है। अब मान लीजिए आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, देखना बच्चों ध्यान से, ये आपके दोस्त की लोकेशन है, आपका फ्रेंड है, ठीक है। आप उस फ्रेंड को इस मिरर में आप यहां खड़े होकर देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। देखो कैसे देख सकते हो, आपके फ्रेंड की फोटो इस मिरर में गई होगी। बेसिकली क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का दिखना लाइट की प्रेजेंस में ही होता है, यानी कि लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ती है ना तो उससे रेज निकलती है, रेज जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो आपके दोस्त के ऊपर भी सनलाइट आ रहा होगा, या घर में लाइट लगा होगा वो आ रहा होगा, तो आपके दोस्त से भी रेज टकरा के निकल रही होगी, है ना। तो ये निकल के कहाँ जा रही होगी, मिरर पे। तो ये कहलाती इंसिडेंट रे, जो कि आपके दोस्त से निकल रही है। कितने एंगल पे आ रही है, तो आपने कहा कि इस नॉर्मल के साथ आई एंगल पर आ रही है। आप यहाँ खड़े हो, अगर आप इस आई एंगल की वैल्यू अगर मान लीजिए 35 डिग्री है, और अगर आप 35 पे नहीं खड़े हो तो आपको ये आपका दोस्त नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, तभी दिखेगा। तो अगर आप 35 पे नहीं खड़े रहेंगे ना बच्चों, तो वो आपका दोस्त आप नहीं दिखेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइट रे खींचते हैं ऐसी, तो ये कितना एंगल बना रही है, ये भी 35 ही बनाती। कौन सा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आप 35 पे खड़ा रहोगे तो ही आपका दोस्त दिखेगा। अब सोचो, मान लीजिए कि आपका दोस्त यहां आ गया इस लोकेशन पर, और ये एंगल अब 35 से और भी कम है ना। अब ये एंगल को मैंने कम कर देना है और ये 25 कर लिया, लो, और आप खड़े हो 35 पे, आपको दिखेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको भी इधर खिसकना पड़ेगा। चलो यहां खिसक गई है। अब ये वाला एंगल ये कितना है, ये भी 25, देखो। तो दोनों 25 बराबर आप अपने दोस्तों को देख सकते हो। आपका दोस्त और पास में आया तो ये ऐसा हो गया, फिर आप भी पास में आओगे, मतलब जितना एंगल ये उतना एंगल ये, तो आप आसानी से एक दूसरे को देख सकते हो। आपका दोस्त और पास में आया तो आप भी पास में आना पड़ेगा आपको भी। आपका दोस्त नॉर्मल पे ही आ गया तो आपको भी नॉर्मल पर ही आना पड़ेगा, यानी कि आपके दोस्त ने अब नॉर्मल के साथ अगर 0 एंगल बनाया है तो आपको भी 0 ही बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका दोस्त अगर जस्ट यहां आ जाएगा ना, इसका मतलब ये होता है कि अब वो एकदम मिरर के सामने खड़ा है, और जब मिरर के सामने खड़ा है तो वो अपने आप को क्लियरली देख पाएगा। और हम यही करते हैं कि जब भी हम किसी मिरर के सामने खड़े होते तो ही दिखता है। अगर मिरर यहाँ है, इतना सा मिरर है, मान लीजिए ये इतना सा, और मैं यहाँ खड़ा हूं तो अपने आप को थोड़ी देख पाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ एंगल पर खड़ा हूं। मैं कब देख पाऊंगा? जब यहां पर इतने से मिरर का ये नॉर्मल ऐसा जा रहा था, इस नॉर्मल की सीध में जब तक ऐसा खड़ा नहीं रहूंगा तब तक मैं अपने आप को नहीं देख सकता। यही फिजिक्स का रूल कहता है, यही साइंस का रूल कहता है, और यही लाइट का रूल जो कि रिफ्लेक्शन होता है ये कहता है। यानी कि हम अपने आप को तभी देख पाते हैं जब हम मिरर के जस्ट सामने खड़े हो जाएं, यानी कि नॉर्मल पर खड़े हो जाएं। तो ये कुछ होता है इसका कंसेप्ट, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो बच्चों इसके 3 रूल होते हैं, जो कि मैंने आपको एक अभी बता दिया। क्या था पहला रूल? देखो, पहला रूल कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला। दूसरा रूल ये कहता है कि 3 चीजें होती है, एक तो ये इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा नॉर्मल, ये तीनों एक ही सरफेस पर होना चाहिए। तो हम यह लिख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड बी
एट द सेम प्लेन, एट द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर होना चाहिए, ये दूसरा रूल कहता है ना। और तीसरा रूल जो मैं बताता हूं, तीसरा रूल कि मीडियम एक ही होना चाहिए, देयर शुड बी ओनली वन मीडियम, यानी कि एक लाइट रे एक एयर से चलना शुरू करेगी तो एयर में ही वापस आना चाहिए, तब जाके रिफ्लेक्शन की कंडीशंस ट्रू होती है। चलो मैं इसका डेफिनेशन लिखा देता हूं आपको। रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना इन विच लाइट रेज स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस आर सेंट बैक, यानी कि टकराने के बाद वो उन्हीं रेज को वापस भेज देता है इनटू द सेम मीडियम। जैसे कि एयर से अगर लाइट रे निकल के गई तो एयर में ही वापस आएगी, इस तरह का फिनोमिना होता है, वो कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के क्यों होते हैं? क्योंकि सरफेस एक तरह की नहीं होती है हमारे नेचर में। जैसे मान लो अगर इस बोर्ड को आप दूर से देख रहे होंगे तो ये आपको बिल्कुल प्लेन दिखेगा, लेकिन इसको माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए ना तो ये बिल्कुल एकदम रफ सरफेस होती है, एकदम रफ, यानी कि प्लेन नहीं होती, बिल्कुल भी प्लेन नहीं होती। अगर बिल्कुल भी प्लेन नहीं हुई तो फिर तो वो इर्रेगुलर सरफेस हो जाएगी, और इर्रेगुलर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी इर्रेगुलर होगा। यानी कि रिफ्लेक्शन दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से? एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा हो जाएगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दोनों से देख लीजिएगा। पहले हमने देखा ये वाला जो कंसेप्ट था ना, ये रेगुलर था, है ना। तो अब हम दूसरा वाला जो देखते हैं वो फॉर इर्रेगुलर सरफेस। तो इर्रेगुलर सरफेस के लिए जो रिफ्लेक्शन होगा ना वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा, और वो सरफेस ऐसी होती है बच्चों, ये लीजिए, कुछ भी हो सकती है। जैसे कि अगर हमारे घरों में दीवारों को देखा जाए तो वो भी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन देती है, यानी कि उनकी सरफेस भी अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा ना तो आपको ऐसे मिलेगी, वो बिल्कुल प्लेन आपको दुनिया में कोई सरफेस नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो अगर इस केस में अगर रिफ्लेक्शन कराना हो, मान लीजिए एक लाइट रे आ रही है इस तरह से, ये लाइट रे यहाँ आई, इस लोकेशन पर स्ट्राइक हुई, यहाँ इंसिडेंट रे है ये, तो इस लोकेशन पर इसका क्या होगा? तो हमने कहा कि देखो यहाँ पर एक सरफेस पर एक नॉर्मल बना लो, तो इसका 90 डिग्री पर ये हो गया नॉर्मल N1। इसके साथ कितना एंगल बनाया? तो I एंगल बनाया। कितने एंगल पर पहुंचा देगी? उतने ही एंगल जितने I पर, तो यानी कि ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी बच्चों, ये R एंगल के साथ, है ना। फिर यहाँ पर वो अगर लाइट रे देखो उसी डायरेक्शन में वो लाइट रे यहाँ आती है, तब यहाँ का नेचर बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ का नॉर्मल ऐसे चला गया, यानी कि ये एंगल देख रहे हो अब आई, तो ये एंगल ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। तो देखो लाइट रे, जबकि दोनों लाइट रे नंबर 1 रे नंबर 2 दोनों ही एक डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन उनका रिफ्लेक्शन देख लो, ये पहली वाली का, ये दूसरी वाली का, दोनों का अलग अलग है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो इस तरह के जो रिफ्लेक्शन होते हैं इनको कहलाया जाता है इर्रेगुलर, है ना, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कंसेप्ट था रिफ्लेक्शन का। अब हम अलग अलग सरफेसेस के कारण रिफ्लेक्शन को देखेंगे। जैसे कि हमारे पास आर्टिफिशियल सरफेसेस होती है, जैसे मिरर एक क्या है? एक सरफेस ही तो है। मिरर कोई वो नहीं होता कि जिसमें केवल और केवल चेहरा दिखाया जाता है। एनीथिंग इज रिफ्लेक्ट दैट सरफेस इज नोन एज मिरर, यानी कि जो भी कोई सरफेस अगर रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो वो मिरर कहलाती है। अब उन्हीं सरफेसेस को हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास बेसिकली दो सरफेस आती है। एक प्लेन मिरर के लिए जो कि बिल्कुल प्लेन होता है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, और दूसरा जो होता है कि स्फेरिकल मिरर होते हैं। तो चलिए हम मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम रिफ्लेक्शन मिरर्स से समझेंगे। देखो फिर मिरर्स क्या होते हैं, है ना। तो हम बात कर रहे हैं अब मिरर की। मिरर क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने आपको बताया, एनीथिंग इज रिफ्लेक्ट द लाइट रे इज नोन एज मिरर, यानी कि जो कोई भी अगर लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर जाए वो मिरर कहलाता है। अब मिरर के बेसिस पर कितने प्रकार की सरफेसेस होती है और मिरर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हम यहां पर पढ़ेंगे टाइप ऑफ मिरर, ठीक है, टाइप ऑफ मिरर्स। तो मिरर के जो बेसिक टाइप होते हैं, सबसे पहला जो मिरर होता है दैट इज प्लेन मिरर, ठीक है। इसके बाद जो एक और मिरर आता है वो आता है स्फेरिकल मिरर, है ना। एक और आता है जो कि बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, कहीं स्पेशल जगह पर रखा जाता है, दैट इज पैराबोलिक।
है ना, पैराबोलिक मिरर। ठीक है, ये कुछ स्पेशल केस होते हैं मिरर के। प्लेन मिरर के बारे में तो आपको सबको पता है कि हमारे घरों में होता है इस तरह का एक सरफेस, और उसका पीछे का जो साइड होता है वो पेंटेड होता है, ये इस तरह का, इसको कहा जाता है प्लेन मिरर। जो भी यहाँ पर मान लीजिए एक बल्ब है ऐसा, यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है और इस बल्ब को हम देखते हैं कि बल्ब से एक लाइट रे निकलती है, ऐसे यहाँ पे टकराती है, और अगर कोई यहाँ पर अपनी आंख लिए बैठा होगा तो उसको यहाँ पे बल्ब दिखेगा, तो बल्ब उसको मिरर के अंदर दिखता है ना। लेकिन वो सब कारण क्या है, रिफ्लेक्शन। क्योंकि देखो यहाँ पर नॉर्मल बनाऊंगा, ये रहा इंसिडेंट एंगल, ये रहा रिफ्लेक्टेड एंगल, उतने ही एंगल पे इसको बल्ब दिखेगा। बात आती है स्फेरिकल मिरर। ये बहुत ही स्पेशल टाइप के मिरर होते हैं, इनसे हम बहुत सारे फिनोमिना नेचर में करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं बच्चों, है ना। एक होता है कॉन्केव मिरर, ठीक है, एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो प्रकार के मिरर होते हैं और ये एक सिंगल ही होता है जिसका यू शेप जैसा कुछ पैटर्न होता है ना। स्पेशल जगह पर इनको रखा जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, हमारे यहाँ जू में रखा हुआ है इस तरह का मिरर, जहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी इमेज तैयार होती है। तो ये दो मिरर होते हैं, कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। इनको हमें स्टडी करना है। तो चलिए हम स्फेरिकल मिरर के कुछ टाइप पढ़ते हैं अभी, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स स्पेशल टाइप के मिरर होते हैं जिन्हें एक स्पेशल कटिंग करके बनाया जाता है और वो स्फेयर से बनाया जाता है। तो हम वन बाय वन समझते हैं क्या होता है। देखो ये एक स्फेयर है ना, ये एक स्फेयर है, एक पूरा ग्लास से बना हुआ है, ये ग्लास का स्फेयर है, ट्रांसपेरेंट है ये बेसिकली। इसका एक सेंटर होता है, देख लीजिए सी, है ना। ये उसकी रेडियस कहलाती है, दैट इज आर। यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस क्या हो जाएगी, आर, मतलब दोनों तरफ ये आर, ये सेंटर है। आप इसको ओ से भी बता सकते हो, सी से भी बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इसकी कटिंग करना है। देखो कटिंग क्या करना है, इसको मैंने यहाँ से इतने से हिस्से को ये इतना सा कट कर लिया किसी मशीन से, है ना, और इधर भी इतना सा मैंने इसको कट कर लिया किसी मशीन से। तो दो टुकड़े हो गए इसके। पहला टुकड़ा ये रहा, है ना, ये, और दूसरा टुकड़ा ये रहा। दो टुकड़े हो गए, दो अलग अलग पार्ट हैं इस स्फेयर के। तो दो अलग अलग पार्ट हो गए, उनको मैंने अलग निकाल लिया और उनको मैंने निकाल के यहाँ रखा है एक स्पेशल केस में, है ना। तो मैं यहाँ रखता हूँ, ये देखिए, ये एक मिरर, ये वाला पहली सरफेस, ठीक है। दूसरी सरफेस जो है ऐसी होगी, देखो बच्चों, ये रही दूसरी सरफेस। अब इसके बाद इसको अलग करने के बाद हमने थोड़ी सी कहानियां करी। क्या कहानी की और थोड़ा सा नेचर क्या चेंज करा। इस वाले मिरर को अंदर से पेंट कर देना है। इस वाले को देखो अंदर से पेंट किया, ये ऐसे पॉलिश कर दिया। पेंट करना मतलब इसे अंदर से हमने पॉलिश कर देना है। तो पॉलिश करने के बाद देखो ये वाली सरफेस जो है ये बैक हो गई, क्योंकि पीछे की साइड ही पॉलिश किया जाता है। ये वाली जो सरफेस है इस तरफ की, ये कहलाएगी फ्रंट सरफेस ऑफ द मिरर। इस तरह का जो मिरर होता है ना, इस तरह के मिरर का नाम रखा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या नाम रखा जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। क्या पहचान है इसकी? इसको इनर पेंटेड किया जाता है, इनर पेंटेड। देखो ये इसकी पहचान है, यानी कि जहां पर भी इनर पेंटेड मिल जाए समझ लीजिए वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो कॉन्केव कौन हुआ? तो ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा अपोजिट रखो भाई साहब, इसको पीछे की साइड, यानी कि इसको जो इस तरफ से अगर देखा जाए ना, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना। ये ऐसे राउंड हो रहा था, ऐसे राउंड हो रहा था, सेंटर यहाँ है, ये रहा सेंटर इसका, इस वाले का। लेकिन इसका भी सेंटर इधर ही है। वैसे सेंटर है एक ही, लेकिन देखो अलग अलग कर लिया, तो इसलिए इसका सेंटर इस तरफ, इसका सेंटर इस तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कर्व किधर किया गया है? यहां पर देखो इसकी कर्व सरफेस देखो किधर है, कर्व इधर है, टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर की तरफ इसको कर्व किया गया है। यानी कि इसकी जो पेंटेड सरफेस है वो सेंटर की तरफ आती है, जबकि इसकी पेंटेड सरफेस सेंटर की तरफ नहीं आती, बाहर आती है, आउटसाइड में आती है ना। इसलिए इसका जो नया नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा कॉन्केव मिरर। क्या पहचान है इसकी? इसकी पहचान है ये आउटर पेंटेड होता है। क्या रहती है ये? आउटर पेंटेड। इसको बाहर की तरफ से पेंट किया जाता है, इसको इनर पेंटेड किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सी से यहां तक की डिस्टेंस, सी से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती थी, ठीक है, अभी भी कहलाएगी, वो तो काटने के बाद भी कहलाएगी। इसके लिए देखो यहां से यहां तक की जो सरफेस है वो भी रेडियस कहलाती थी, ये लीजिए। तो दो हमने अलग अलग मिरर बना लिए, एक कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉन्केव मिरर। ध्यान देना बच्चों, है ना। ये किधर की तरफ झुका है? ये इस तरफ ऐसा झुका हुआ है। इसके आउटर सरफेस को पेंट कर देना है। ये इसको ऐसा झुका हुआ है, यानी कि इसकी इनर पेंटेड को, सॉरी इनर सरफेस को पेंट करना है। तो ये कुछ इसके कंसेप्ट थे। अच्छा, और हम आगे सीखते हैं। देखो बेसिक चीजें, पहले हम एक एक चीजों की बात करेंगे।
यहाँ पर मैं किसी एक सरफेस की बात करता हूँ, ये वाली की, जिसका अभी हमने नाम क्या रखा था बच्चों? पहली सरफेस का नाम था कॉन्वेक्स मिरर। क्या नाम रख दिया? देखो कॉन्वेक्स मिरर, ऐसी कर्व सरफेस जो रिफ्लेक्ट तो करेगी लेकिन उसका एक स्पेशल तरीका है, यानी कि उसको हमने अंदर से पेंट कर देना है। अंदर से पेंट करोगे तो वो कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो कॉन्वेक्स है कैसा? बेसिकली ये ऐसा है, ये देखो इधर ऐसा गोल घूम रहा है, इसलिए इसका सेंटर यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर कहलाएगी। ये है सी, है ना, इसको अंदर से ऐसा पेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो चीजें इधर रखी जाएगी क्योंकि ये इसका फ्रंट है बच्चों, और ये इसका क्या कहलाएगी? बैक है। यानी कि अगर जैसे कि मिरर के हम सामने खड़े होते हैं तो मिरर के फ्रंट में खड़े होते हैं, है ना, बैक साइड तो पेंटेड होती है, तो सिमिलरली हम इधर खड़े रहेंगे, यानी ये फ्रंट हो गया, तो चीजें ऑब्जेक्ट इधर रखी जाएगी, है ना, और बैक उसका पेंटेड होता है, जैसे हमारे घर नॉर्मल मिरर में होता है, ये होता है। अच्छा, ये तो यहां से यहां तक की ये कहलाती है रेडियस। अब एक और चीज आपको समझना है कि यहां पर इस पॉइंट को भी हम एक स्पेशल नाम देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये इतने से पोर्शन को काट के ऐसा निकाल लिया बाउल जैसा, तो जब इस बाउल को हम ऐसे सामने से देखेंगे तो यहां इसके सेंटर में एक पॉइंट आएगा, ये है ना, एक बाउल है, इसको यहां से देखेंगे, इस ग्लास वाली बाउल है, यहां देखेंगे तो ये जो पॉइंट आता है ना, सामने से देखने पर तो ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर ये तिरछा हो जाए, क्योंकि बोर्ड पर तो हम ऐसा नहीं बना पाएंगे ना, ऐसे थोड़ी बना पाएंगे, यहाँ गड्ढा है, यहाँ पर एक पॉइंट है, हम हमेशा इस मिरर को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखने पे ऐसे दिखेगा, तो इसलिए ये पॉइंट यहां दिखेगा हमको, यहां, ये यहां, तो इस पॉइंट का नाम रखते हैं हम पोल। समझ में आया? तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना बच्चों, ये कहलाती प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात आपको ध्यान रखना है कि पोल और सी, यानी कि इसको बोलते हैं सी यानी कि सेंटर, किसका सेंटर? कर्व का, इसलिए इसका नाम रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सब वर्ड यहां पर एक नया आएगा, कर्वेचर, क्योंकि सारी चीजें यहां पर कर्व है। तो रेडियस को भी तो हम एक नया नाम देंगे, क्या नाम देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं आया? तो ये कुछ नियम होते हैं। अच्छा, जब आप इस पोल से सी के बीच की डिस्टेंस आर पाते हो तो इसके बीचों बीच एक और पॉइंट आता है एफ। एफ क्या है? एफ है फोकस पॉइंट, जहां पर इमेज फोकस करती है, इसलिए उसका नाम रहेगा फोकस पॉइंट। तो इसकी पहचान कहां से लेनी है? हमको लेना है पोल से। सारे मेजरमेंट पोल से करेंगे, तो पोल से एफ तक की जो डिस्टेंस होती है स्मॉल एफ होती है, इसलिए इस स्मॉल एफ को हम क्या नाम देते हैं? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब मैं वन बाय वन यहां पर चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, है ना। चलो देखो, क्या क्या देखा आपने अबाउट मिरर में? देखो, पहला चीज आपने देखा सी। सी क्या कहलाता है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। दूसरा जो आपने देखा आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। फिर जो तीसरी जो चीज थी वो है एफ। एफ क्या है? फोकस पॉइंट ऑफ मिरर, ऑफ द मिरर, ठीक है। और फोर्थ नंबर की जो चीज है एफ स्मॉल, ये क्या है? फोकल लेंथ। देखो सब अलग अलग नाम है। फोकल लेंथ यानी कि ये इतनी डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। और कुछ बच रहा है क्या? यहां पर बच रहा है, क्या है? पी क्या है बच्चों? पोल, देखो, है ना। और एक और चीज होती है सिक्स्थ नंबर पर, द लाइन joining P and C is called principal axis of the mirror। ये कुछ रूल होते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए। हमने उसके जो फीचर्स होते हैं वो सारे यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिए हैं, आपको इन्हें समझ लेना है ना, फिर इनसे हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ये इसके लिए होता है। अच्छा, ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। देखो, ये तो था कॉन्वेक्स के लिए, इसी तरह हम कॉन्केव के लिए भी बना सकते हैं। कॉन्केव के लिए देखो कैसे बनेगा, नाम चेंज कर दीजिए इसका। कॉन्केव के लिए देखो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉन्केव। ये कॉन्वेक्स था ना, ये कॉन्केव मिरर के लिए रहेगा। तो कॉन्केव कैसा होता है? ऐसा। इसकी ये वाली सरफेस पेंट की जाती है, देखो सारी चीजें याद रखना है। इधर गोल घूम रहा है, इसके लिए सेंटर यहाँ होगा। सेंटर से यहाँ पर एक पॉइंट होता है पी, जिसको हम क्या कहते हैं? पोल, यानी कि पी ये हो जाएगा हमारे लिए पोल। सी क्या हो जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ओके, इन दोनों के बीच एक पॉइंट होता है एफ, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस, क्या कहते हैं बेटा, फोकस पॉइंट, है ना। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है एफ, जो कि क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। देखो सारी वही चीजें हैं, बस शर्त इतना है कि ये इसका इधर ऐसा कर्व हो रहा है, उस वाले में उल्टा कर्व हो रहा था, यानी कि ये इसका फ्रंट कहलाता है, ये इसका हो जाएगा बैक। देखो सारी चीजें हमने वही लिखी है जो यहां पर लिखी है। देखो दोनों के लिए ये चीजें सेम होती है, ये चीजें, ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो पाती है ना। तो ये होता है कुछ स्फेरिकल मिरर के टाइप। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है, देख लीजिए। अभी जो मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड सारा कुछ मटेरियल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। डेफिनेशन आप पहले देख लीजिए। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड, दो तरफ उसकी कर्व सरफेस होती है, जैसे मैंने आपको अभी पेंट वाली केस में बताया था। इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। बेसिकली स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। मैंने दोनों का डायग्राम बना दिया, सेम फीचर्स जो यहाँ पर लिखे हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं अब आपको। अब हम क्या करेंगे, इनसे हम अलग अलग कंडीशन में इमेज निकालेंगे, इमेज बनाना सीखेंगे। बेसिकली हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, इन मिरर्स के कारण डिफरेंट लोकेशन पर ऑब्जेक्ट को रख के जो इमेज तैयार होती है उसे कहा जाता है इमेज का फॉर्मेशन, यानी कि इमेज बनाना। जैसे कि इमेज की अगर मैं बात करूं, इमेज क्या होती है, इमेज यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का एक सरफेस पर रिफ्लेक्ट होना या उसके रेज का रिफ्लेक्ट होना और उसके कारण एक इमेज तैयार होती है, एक फॉर्मेट। जैसे कि हम अपने आप को मिरर में जब देखते हैं तो ये इमेज ही तो है बेसिकली, है ना। तो वो इमेज के बारे में हमको स्टडी करना है। तो ये मिरर्स किस तरह से इमेज तैयार करते हैं वो हम स्पेशल इनको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। यानी कि पहले हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए हम देखते हैं कैसे कैसे इमेज तैयार होती है, ठीक है। पहले तो हम इमेज की डेफिनेशन को समझते हैं। इमेज बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। एक सिंपल सा इनके बीच में डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। रियल इमेज वो इमेज होती है जिसे हम किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि सिनेमा हॉल में जो मूवी पीछे से प्रोजेक्ट की जाती है वो एक स्क्रीन पर आ जाती है, आप उसको पकड़ सकते हो, छू सकते हो, है ना। मतलब हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जो भी इमेजेस होगी उन्हें हम कहेंगे रियल इमेज। फिर वर्चुअल कौन होती है, वर्चुअल यानी कि जिन्हें हम कांटेक्ट में नहीं ला सकते, उन्हें नहीं छू सकते, उन्हें हम किसी स्क्रीन पर नहीं ला सकते, दैट इज वर्चुअल इमेज। जैसे कि हम अपने आप को मिरर में देखते हैं लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, है ना। सो दैट इज वर्चुअल इमेज। तो दो प्रकार की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज, दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं पहले। रियल इमेज वो होती है जिसे हम किसी स्क्रीन पर उसे ला सकते हैं, ठीक है। इस जैसे कि मूवीज देखने जाते हैं हम, तो जो पर्दे पर उधर से इमेज फोकस की जा रही है वो रियल होती है। जबकि वर्चुअल क्या होती है, जैसे कि हम अपने आप को मिरर में देखते हैं लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, उसको किसी स्क्रीन पर नहीं ला सकते। इस तरह की जो इमेजेस होती है वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। अब हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, पहले कॉनकेव मिरर से सीखेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर से सीखेंगे। अब इमेज का फॉर्मेशन करने से पहले आपको दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज, जैसे कि इस पेन को, इस मार्कर को अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे ब्रेन में इसका इमेज तैयार हो रहा है, यानी कि ये इसका एक्चुअल जो भी चीज़ है जो मुझे दिखाई दे रही, इसका एक फ़ोटो तैयार हो रहा है, उस फोटो को हम इमेज कहते हैं। अब कैसे तैयार होती कोई इमेज, देखो जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ी इमारत है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको उसके बिल्कुल बेस में जाके आप खड़े हो जाओ, आप एक बार में उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी है, और बहुत बड़ी होने के कारण वो आपके दिमाग में जो एंगल बनता है उस ऑब्जेक्ट का वो बहुत बड़ा होता है, जिसको हम डिस्टिंक्ट एंगल कहते हैं। हमारी आंखों पर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक एंगल बनता है, उससे हम उसके मेजरमेंट यानी कि उसके साइज के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे इसको आप देखते हैं बता दोगे इतना सा होता है, कैसे बताया, आपके दिमाग ने उसको सेंस करा। कैसे सेंस करा, इसका कहीं ना कहीं एंगल बना होगा, तो उस एंगल के बेसिस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को डिसाइड कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलती है, एक टॉप वाली एक बॉटम वाली। ये जब टॉप और बॉटम वाली आपकी आंखों पर जाती है तो एक एंगल तैयार करती है और वहां पर इनकी दो रेज पहुंचती है, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि इसका साइज इतना है। जब आप उस मिरर के बेस में, सॉरी वो बहुत बड़ी इमारत थी, वहां बेस में खड़े हो गए, तो उस समय उसके बॉटम से एक रे आपकी आंख पर जा रही, टॉप वाली नहीं जा रही है, इसलिए उसको एक साथ देख पाना मुश्किल है। तो आप क्या करते हो, ऐसे नीचे से ले गा के ऊपर तक ऐसे देखते हो,
तो जब ऊपर वाला दिखता है तो नीचे वाला नहीं दिखता, नीचे वाला दिखता है तो ऊपर वाला नहीं दिखता। इसके लिए हम सोचते हैं कि एक साथ हमको देखना है उस पूरी इमारत को, इसलिए हम बहुत पीछे जाएंगे, बहुत पीछे जाएंगे, तब जाके दोनों रेज एक साथ आपकी आंख पर पहुंचेगी। अल्टीमेटली इमेज के लिए कम से कम 2 रेज होना जरूरी है। और मैं रूल बता दूं कि उन 2 रेज का जहां भी इंटरसेक्शन होगा, जहां भी वो कट करती हैं एक दूसरे को, वहां पर इमेज बनेगी। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। अब जब भी मैं 2 रेज इंसिडेंट कराऊंगा, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर भी वो दोनों इंटरसेक्ट करेगी, वहीं समझ लीजिए उस ऑब्जेक्ट की इमेज होती है, चाहे वो रियल हो चाहे वो वर्चुअल हो। ये तो हम बाद वाले केस में देखेंगे कि रियल और वर्चुअल कैसे बनाएंगे हम दोनों स्फेरिकल मिरर्स से, ठीक है ना। तो हमको एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब भी 2 लाइट रेज इंटरसेक्ट कर जाए रिफ्लेक्शन के बाद, समझ लीजिए वहां पर इमेज है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर हम रिफ्लेक्शन इस प्लेन मिरर के कारण देखते हैं और उससे इमेज वर्चुअल कैसे बनती वो मैं आपको बता देता हूं पहले, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर देखेंगे। तो ये रहा प्लेन मिरर, देखिए ये इसका पेंटेड सरफेस एक तरफ का होता है, जो बैक साइड होता है हमको पता है, ये है इसकी बैक साइड, है ना। ये उसका फ्रंट होता है, हमेशा हम इधर खड़े रहते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में एक बल्ब लगा है यहाँ, ये इस बल्ब से लाइट रेज निकलती रहती कंटिन्यूसली, तो ये लाइट रे आ रही है। तो इमेज बनाने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, कम से कम 2 रेज चाहिए, तो हमने 2 रेज ले ली यहाँ से निकलने वाली। ये दोनों ही रे इस लोकेशन पर आई और हमारा रूल क्या कहता है, ये मिरर इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन रूल के साथ, यानी कि आपको यहाँ नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये रहा नॉर्मल, तो इसके साथ इसने एंगल बनाया, उतने ही एंगल के साथ इसने इसको बेंड करा दिया, ये इस डायरेक्शन में, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी नॉर्मल बना लो, जितने एंगल से लाइट रे आई है उसको यहाँ पर बेंड करा देगा ये। अब हमने यहाँ पर अपनी आंख रखी, यानी कि हम उसको देखना चाहते हैं, तो हम उस मिरर में उस बल्ब को देखते हैं, हमको दिखता भी है। तो कैसे देखा, हमारी आंखों की एक टेंडेंसी होती है, मैं बार अब ये एक चीज अच्छी से बता रहा हूं ना, कि आंखों की एक टेंडेंसी होती है कि लाइट रे कहां से आ रही है इनको ढूंढो, जहां से आ रही है समझ लो ऑब्जेक्ट वहीं रखा हुआ है। तो जैसे मिरर है, यहां पर मान लो एक बल्ब लगा है, लेकिन वो मुझे यहां दिखता है, तो मैं अपनी आंखों को ऐसे फोकस कराता हूं और मुझे इस बोर्ड के अंदर दिखेगा वो। तो मेरी आंखों की टेंडेंसी क्या हुई कि मैं ढूंढता चला जाता हूं कि रेज आ कहां से रही है। तो हमेशा हमको ये देखना है कि ये ढूंढते गए ऐसे डिटेक्ट करते गए, हम मिरर के अंदर चले गए ऐसे, यहां पर ये देखो ऐसा, तो ये भी ऐसे ही गई, ये भी ऐसे ही गई, लो ये भी ऐसे यहां तक आई ये। तो जहां मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी वो दोनों लाइंस मीट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, वहीं उसकी इमेज होती है। तो अल्टीमेटली ये बल्ब हमको यहां दिखता है बच्चों, ये देखो, और ये क्या है, ये इमेज है। अब मुझे एक चीज बताओ, बल्ब के अंदर जो इमेज बन रही है उसको मैं पकड़ सकता हूं क्या? अगर नहीं पकड़ सकता तो वो क्या कहलाएगी, वर्चुअल इमेज। यानी कि ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो मिरर में हम जब अपने आप को देखते हैं ना, तो यही तो इमेज बनती है वहां पर, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज की क्या पहचान है, ये देख लो डॉटेड लाइंस। तो याद रखिए, जब भी मैं डॉटेड लाइंस शो कर दूं, समझ लीजिए वहां पर कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो ये होता है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ये कंसेप्ट होता है भाई साहब, ठीक है ना। अब इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो रहेगा रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। चलो आ जाओ। अब स्फेरिकल मिरर्स में हम बात करेंगे कॉनकेव की सबसे पहले, है ना। हम यहां लिख देते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर, ये लो। अब बना दीजिए कॉनकेव मिरर। तो मैंने बना दिया, ये लीजिए कॉनकेव मिरर ऐसा। ये उसका आउटर सरफेस कैसा होता है, पेंटेड होता है ना, ये ध्यान रखना। और ये जो लाइन होती है पोल से होते हुए जाती है और कहाँ मिलती है, ये सेंटर पे, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीचों बीच एक पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट जिसको हम कहते हैं, है ना। ये कुछ रूल्स होते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, अब ये जो रीजन है, ये तो इसका फ्रंट हो गया ना। अब मिरर यहां रखा हुआ है, आप कितनी भी दूर खड़े हो जाइए, मिरर के कॉन्टेक्ट से बाहर चले गए तो वो रीजन आपके लिए क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी। यानी ये रीजन क्या है, इन्फिनिटी रीजन है। ये देखिए, अब हमारे लिए मिरर के नॉलेज में क्या क्या चीजें, एक तो C है, एक F है और एक P है। ये 3 चीजें हमारी नॉलेज में होती है और हमेशा हम ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट मान लो इन्फिनिटी पर है, ध्यान देना, तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज
हमेशा पैरेलल होती है। जैसे सन से आने वाली लाइट रे, सपोज यहाँ पर सन है, यहाँ से तो वो लाइट रे कुछ एंगल पर निकलती है बच्चों ऐसे, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई। देखो लगभग कैसी हो गई है, पैरेलल, ये यानी कि इनके बीच में सेम डिस्टेंस आ जाती है, जबकि यहाँ पर कुछ एंगल है। तो जब बहुत इन्फिनिटी पर कोई चीज रखी है ना, तो वो आते 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 उनके बीच का एंगल लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी कि वो अब क्या कहलाने लग जाएगी, पैरेलल। तो याद रखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो उससे आने वाली लाइट रे जो जितनी भी होगी ना, वो क्या होगी, सभी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये रूल आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर यहाँ, तो इससे आने वाली लाइट रे कैसी रहेगी, पैरेलल। तो ये पैरेलल आई, किसके पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देख लो, वर्ड समझना बातों को। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कोई एक लाइट रे थोड़ी आ रही होगी, बहुत सारी आ रही होगी, लेकिन पहले हम एक रे से समझते हैं कि जब भी पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से होते हुए जाएगी, फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगी। ये ऐसे एक रूल बना दिया हमने, है। तो हम यार लिख सकते हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन through spherical mirrors। पहला रूल क्या कहता है कि इंफिनिटी से आने वाली जो लाइट रे होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस पॉइंट से, है ना। तो हम क्या लिख लेना है, द लाइट रे विच इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी and parallel to principal axis after reflection it will intersect the principal axis and the location of intersection is called focus point of the mirror। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है बच्चों ये। देखो, द लाइट रे विच इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इंफिनिटी से आ रही है और कैसी आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इट विल इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, रिफ्लेक्शन के बाद उसने इस प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट किया है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्शन यहां पर देखो, इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द लोकेशन ऑफ द इंटरसेक्शन, यानी कि वो जो लोकेशन है इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। तो याद रखना, फोकस पॉइंट किसको कहते हैं, जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद कोई लाइट रे इस किसी प्रिंसिपल एक्सिस को जहां भी इंटरसेक्ट कर जाए, वो पॉइंट कहलाता है फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट पहले नहीं आता, बाद में आता है कि रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर भी वो इंटरसेक्ट कर जाएगा उसे कहा जाएगा फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर। ये पहला रूल था इसका। दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल क्या है, इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। दूसरा रूल ये देखना कि पहला रूल तो ये पता चल गया हमको कि अगर इन्फिनिटी से आएगा तो वो इससे पास हो जाएगा। अब मान लीजिए इन्फिनिटी से ऐसे आए तो ऐसा, ये फोकस पॉइंट से अगर लाइट रे आ जाए तो ऐसा, तब क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। रूल इसका रिवर्स, अभी जो बताया उसका रिवर्स, कि अगर पैरेलल आएगा तो फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगा, और अगर फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। यानी ये क्या हो चुका है, पैरेलल। और ये आया था कैसा, ये ऑब्लिकली आया था। कैसे आया था, ऑब्लिक, यानी कि कुछ एंगल पर आया है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना के आई है, वो एकदम पैरेलल नहीं आई है ना। तो याद रखना, इसका जो अगला पॉइंट है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको नोट करते चलिए। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा, व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम फोकस पॉइंट, then after reflection it will
बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो एक पॉइंट ये है हमारे पास, व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम फोकस, यानी कि फोकस से अगर वो पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये था रूल नंबर दूसरा, है ना। ये कुछ रूल होते हैं जो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत जरूरी है, ये हमको आना ही चाहिए। इसके बाद अगला रूल देखना, है ना, इसी में मैं आपको बताते चलूंगा सारी चीजें। तो अगला रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए लाइट रे यहां आ जाता है, कहां पर, पोल पर, तो क्या होगा, इंसिडेंट रे ने इस नॉर्मल के साथ, अब ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल हो गया उसके लिए, तो जितना एंगल यहां बना है उतने ही एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ये कितना है, आर, यानी कि लाइट रे अगर पोल पर आती है तो वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना के आएगी उतने एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, व्हेन light ray comes on the pole P, then it will reflect by the same एंगल। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि जितने एंगल से वो आएगा उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये कुछ शर्तें होती हैं, है ना। इसके बाद का और रूल देखो, और अभी तो है हमारे पास यहाँ पर अगला जो रूल है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे कि ये मान लीजिए कि आपके पास अभी ऐसा मिरर था, यहाँ पर ये जो पेंटेड होता है इसलिए इसका नाम हो जाता है कॉनकेव मिरर, यहाँ पर इसका सेंटर होता है, तो बाकी मैं इसको मिटा देता हूँ, ये इतना, है ना। तो ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पोल को टच करती है। तो अगर रूल ये है कि अगर मान लीजिए कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए अगर जाए तो उसका क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इस लोकेशन पर आ जाओ, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो। तो इसमें नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया ऐसे, ये रहा नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ उसने आने वाली रे ने कितना एंगल बनाया, 0, तो आई कितना है यहाँ पर 0। बट हमको एक चीज पता है कि इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो अगर आई 0 रख दिया है तो इस केस में आर भी कितना हो जाएगा, 0, यानी कि वो जिधर से आया ना उधर ही उस लाइट रे को वापस भेज देगा सेम कंडीशन में, यानी कि सेम एंगल पर। तो इसलिए एक रूल बन गया कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे आती है, इंसिडेंट रे आती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस चली जाएगी, इट विल रिटर्न बैक, है ना। ये क्या हो जाएगी, ये बैक हो जाएगी। तो हम यहाँ रूल लिखते हैं, रूल नंबर कौन सा था हमारा, शायद 4th था। इसमें लिखेंगे व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द center of curvature, then after reflection it will pass from the same path or it will gets reflect at the same angle। याद रखना कि वो सेम एंगल पर, जितने एंगल पर आई थी, यानी 0 एंगल पर आई थी तो 0 एंगल पर ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या यूं कहूं कि वो वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाएगी। तो ये कुछ रूल थे, इन रूल्स की वजह से ही हम इमेज का फॉर्मेशन कर पाएंगे, अदरवाइज हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अब हम 1 बाय 1 इसके फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मेशन आएगा वो देख लीजिए कैसा होगा, यानी कि अब हम ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे और उनसे ये जो 4 रूल मैंने आपको बताया है इनके अकॉर्डिंग हम इमेज बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, पहला आपको कुछ 4 चीजें लिखनी होगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ना, इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। दूसरा, तीसरा जो रहेगा कि उसका इमेज का नेचर कैसा है, नेचर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। और चौथा जो रहेगा साइज कैसा है। तो अब पहला एक अच्छे से समझ लो, उसके बाद बाकी हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट मान लो इन्फिनिटी पर रखा है, ठीक है। अब तो रख के देख लीजिए। और मिरर कौन सा है, कॉनकेव, तो कॉनकेव बनाओ पहले। तो ये लो, ये कॉनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा भाई साहब, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी ये होता है P, ये होता है C,
और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है फोकस पॉइंट। अब ध्यान देना, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती है? पैरेलल। तो आने दो पैरेलल, यही पैरेलल देखो ये है ना, कहाँ से जाएगी? ये यहाँ से, ये गई। एक रे थोड़ी आती है, बहुत सारी रे आती है ना, तो चलो ये रही ऐसे, फिर वो भी यहाँ से गई, ये लो, यानी कि ये 2 रे आ रही है। अब हमने यहाँ पर अपनी आंख रखना है, क्योंकि हमको क्या पता है कि इनको ढूंढना है, जहाँ इंटरसेक्ट कर जाए वही इमेज होती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो 2 रे आ रही है, ये रही रे नंबर 1 रिफ्लेक्शन के बाद, और ये रही रे नंबर 2। हमने आंखों से ढूंढते गए कहाँ मिला? ये रहा। यहाँ पर क्या है? ये पॉइंट कहलाता है इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो भाई साहब, तो जहां इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं पर क्या होती है? इमेज। यानी कि इमेज कहाँ है? फोकस पर। तो लिख दो, इमेज है एट फोकस। ठीक है, ये फोकस पर इमेज चली गई है। इसके बाद नेचर क्या होगा इमेज का, है ना? नेचर अगर हमको बात करना हो कि नेचर क्या होता है, कि भाई इसका नेचर कैसा दिख रहा है। 2 तरह के नेचर होते हैं, या तो वो रियल होगी या तो वर्चुअल होगी, 2 ही चीजें हो सकती है। तो इसमें देखो, इसमें कहीं डॉटेड लाइन है, अगर नहीं है तो वह रियल में आ जाएगी। मैंने आपको अभी पिछले वाले केस में क्या बताया था, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर में, कि जब भी डॉटेड लाइंस आ जाए समझ लीजिए वहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी। अब यहाँ डॉटेड लाइंस है ही नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि नेचर इसका कैसा है? रियल है ना। और रियल के साथ साथ इसका साइज अगर हम बताएं तो एकदम पॉइंट जैसी है, इसलिए इसका नाम रहेगा पॉइंट साइज। ये देख लीजिए। तो हमको यहाँ पर कुछ वर्ड यूज करना है अगले वाले केसेस में, जैसे कि अगर बड़ी इमेज है तो आप इसको लार्ज बोल सकते हो, अगर छोटी इमेज है तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, या इसको डिमिनिश्ड वर्ड भी लिख सकते हो। डिमिनिश्ड क्या लिख सकते हैं हम? डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, है ना, छोटी इमेज। लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ तो हम लिखेंगे पॉइंट जैसे, क्योंकि पॉइंट साइज होता है। बच्चों एक चीज आपको, एक और चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा कि जब भी रियल वर्ड की बात हो, रियल यानी कि अगर इमेज रियल है तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? इन्वर्टेड। यानी कि एक चीज क्लियर होगी कि जब भी रियल इमेज बनेगी तब वो उल्टी बनेगी, उल्टी यानी कि इन्वर्टेड। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पॉइंट है। आप पॉइंट को उल्टा देखो या सीधा देखो, जैसे फुटबॉल एक पॉइंट जैसी होती है, गोल होती है, उसको उल्टा सीधा देखोगे भी क्या मतलब है? मून को भी अगर हम, अर्थ को भी अगर देखें तो उल्टा सीधा पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो स्फेरिकल है और वो स्फेरिकल बॉडी में उल्टा सीधा पता नहीं चलता। इसी तरह पॉइंट में भी उल्टा सीधा पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं इन्वर्टेड वर्ड नहीं लगाऊंगा। रियल के साथ इसमें क्या लिख दूंगा मैं? पॉइंट साइज। देख लीजिए, है ना। तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड लगेगा, और जब भी वर्चुअल आए तो ये वर्चुअल के साथ हमेशा सीधा, यानी कि ये हो जाएगा इरेक्ट। ये लीजिए बच्चों, 2 वर्ड आपको लगाना है, एक रहेगा इन्वर्टेड जो कि उल्टी इमेज बनेगी, इरेक्ट यानी कि सीधी। तो याद रखना, सीधी कौन से केस में बनती है? जब इमेज वर्चुअल बन रही हो। तो हम अपने आप को जब मिरर में देखते हैं तो हम अपने आप को सीधा ही देख पाते हैं। सीधा देखना मतलब देखो वर्चुअल, तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज ही सीधी बनती है, रियल नहीं बनती बच्चों। चलिए ठीक है, इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो देखना। इसके बाद का जो हमारा अगला कंसेप्ट रहेगा वो, यानी कि अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास में लेकर आएंगे। पास में किसके? मिरर के। तो उस समय केसेस क्या होंगे वो देखना है ना। तो ये रहा मिरर, ये ठीक है, ये लाइन इसको बोलेंगे P, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट यहां आ चुका है बच्चों, मतलब पहले इधर इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी पे रखा हुआ था तो पैरेलल, लेकिन अब पास में आ गया किसके? C के। तो C के जब पास में आएगा इसलिए ऑब्जेक्ट दिखने लग जाएगा। अब पैरेलल नहीं आएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बिटवीन इंफिनिटी एंड C। ये देख लो, ये रहा इंफिनिटी, ये रहा C, इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ये लो, अब रूल ये कहता है कि कम से कम 2 रेज आनी चाहिए और उनका इंटरसेक्शन भी होना चाहिए। अब ये रेज को हम कैसे भेजेंगे? तो मैंने आपको 4 रूल जो बताए थे उनके अकॉर्डिंग इन रेज को भेजेंगे। तो पहली रे हमेशा पहली रे पैरेलल जानी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, ये नंबर 1। पहली रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, ये लो, है ना। इस तरह से ये फोकस से होते हुए निकल गए। तो दूसरी रे कहां से भेजोगे? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टॉप वाली रे चाहिए, ले ली।
बॉटम वाली चाहिए, तो बॉटम वाली कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस से। लेकिन शर्त यह है कि प्रिंसिपल एक्सिस से जाने वाली रे कहाँ से जा रही? सी से। तो जब सी से जाएगी तो वो टकरा के वापस आ जाएगी, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, इंटरसेक्शन उनका हमको दिखाई नहीं देगा। तो हम एक काम करते हैं, यहीं से एक और रे भेजते हैं टॉप से, तो 2 रे हो जाएगी। तो कहाँ से भेजेंगे हम? फोकस से भेज देंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये गई फोकस से। और रूल क्या कहता है कि फोकस से जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है बच्चों। ये दो, अब यहां पर आंख रखो और ढूंढो कि ये रे कहां से आ रही। ऐसे गए 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 यहां आ गई, ऐसे गए 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 यहां आ गई, जहां मीट हुआ समझ लो ये रही इमेज। एंड दैट इज, अगर ये ए है और ये बी है तो ए का टॉप वाला पॉइंट यहां बनता है ए डैश और बॉटम वाला यहां। इसका मतलब ये हमारे पास इमेज तैयार हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, लेकिन नीचे बन रहा है। तो अब तो यहां समझ में आ ही गया है कि ये इन्वर्टेड है, रियल है, क्योंकि डॉटेड तो है नहीं। कहाँ कहाँ बन रही है? सी और एफ के बीच में। तो लिख लो भैया, क्या लिखेंगे हम? देखो इमेज कहाँ बनी? बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। नेचर कैसा है? रियल। रियल के साथ देखो उल्टी भी है, इसलिए ये इन्वर्टेड आ जाएगा बच्चों, है ना। साइज कैसा है? स्मॉलर, या इसको आप क्या लिख सकते हो? डिमिनिश्ड, है ना, या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा। तो ये केस ये तैयार हो गया हमारे पास। तो ये था केस नंबर हमारा दूसरा, यानी कि दूसरे वाले केस में हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर पे रखा था। अगला केस जो है, अब ऑब्जेक्ट को देखेंगे आप, ये रहा ए बी, इसको मैंने उठाया और सी पर ही रख दिया, यानी कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? एट सी। तो इमेज बनाइए। रूल नंबर 1 कि पैरेलल भेजिए, एक रे को भेज दी सर, रियल लीजिए। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। रे नंबर 1 जाएगी। कहाँ से जाएगी ये? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगी। तो सर ये लीजिए, ये भी हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये रे कहाँ से आते हुए नजर आ रही है हमको? फोकस पॉइंट से। अब दूसरा रे कहाँ से भेजना होता है? फोकस से है, तो इसको आप फोकस से भेज दीजिए। तो फोकस से जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। ये लीजिए, देखो सारे रूल वही लगाने बच्चों जो आपने अभी पढ़े हैं नंबर वाइज, है ना। अब हमारी आदत क्या है? आंख रख के देख लीजिए बच्चों। ये लीजिए, आंख रख के देखा, ढूंढो कहाँ से आ रही है? यहीं से आ रही है। तो पहला टॉप वाला तो यहाँ मिल गया, क्योंकि 2 टॉप से निकलने वाली रे यहाँ मिलती है, इसलिए टॉप वाला यहाँ रहेगा। तो बॉटम वाला उसके ऊपर ही रहेगा, यानी कि यहाँ। तो ये रही इमेज, ये। तो आप देख सकते हैं कि इमेज देखो बराबर बन गई, लगभग साइज में बराबर ही है। ये सेम साइज और सेम लोकेशन पर, ऑब्जेक्ट भी सी पर रखा है, इमेज भी सी पर ही रखी है, यानी सी पर ही बनी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एट सेम लोकेशन, यानी कि सी। अब बात की जाए नेचर की, तो नेचर देखो अभी भी कैसा है? रियल। रियल के साथ साथ क्या वर्ड लगते हैं बच्चों? इन्वर्टेड, यानी कि वो उल्टी बन रही है। देखो इसके बाद साइज कैसा है? तो हम यहां लिखेंगे सेम साइज, देखो एज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही सेम साइज यहां पर तैयार हो गया। अब अगले वाले केस में क्या करेंगे? इस सी को, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को उठा के सी से हटाएंगे और यहां बीचों बीच रखेंगे। किसके किसके बीच में? फोकस पॉइंट और सेंटर के बीच में रख दीजिए। तब का फॉर्मेशन क्या होगा वो भी देखना है। चलो वेरी गुड, है ना। इसके बाद हम आते हैं कि ये है हमारे पास मिरर, ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया। तो ये इस तरह से मिरर है, कौन सा? कॉनकेव मिरर। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस पॉइंट, ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में। इस ऑब्जेक्ट का टॉप ए है, बॉटम बी है। इसका पहला रूल की जाएगी पैरेलल, कहाँ से जाएगी? इसके बाद फोकस पॉइंट से, ये लीजिए। दूसरा रूल क्या कहता है कि फोकस पॉइंट से जाएगी लेकिन टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। भाई साहब देख लो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कि यहाँ पर सी नहीं होगा, थोड़ा सा अवे है, यानी कि ये पॉइंट जो है आप इसको थोड़ा सा ऐसा कंसीडर कर लो, चलो, है ना। ये ऐसा, यहाँ ये अगर सी है तो अगर हम इन दोनों रेस को देखें आंख रख के कि भाई कहाँ से आ रही है, ढूंढो। तो ढूंढते गए तो यही इंटरसेक्शन, जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं इमेज होता है। तो ये रहा इमेज भाई साहब, ये लीजिए, ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट क्या था? ए बी। तो यहाँ पर एक इमेज तैयार हो चुकी है बच्चों। ये क्या था हमारे पास? ऑब्जेक्ट। अब लोकेशन देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन एफ एंड सी। चलो वेरी गुड। दूसरा, इमेज कहाँ बन रही है? अवे फ्रॉम द, या यूं कहूं कि बियॉन्ड सी।
बियॉन्ड सी मतलब सी से इधर, सी तो ये रहा, इसके इधर बनी है। नेचर कैसा है, रियल है, और रियल के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों, इन्वर्टेड। साइज कैसा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है बच्चों इस केस में, है ना। यानी कि यहां जब रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, जब साइज ऐसा था, फिर थोड़ा और खिसका है साइज बड़ा, फिर और खिसका है साइज बड़ा, या सी पर लाए तो उस ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर हो गया। फिर जब इधर खिसकाया तो अब ऑब्जेक्ट छोटा हो गया, इमेज बढ़ गई, और खिसकाओगे और इमेज बढ़ेगी, और खिसकाओगे और इमेज बढ़ेगी। यानी कि फोकस की तरफ जाते जाओगे इमेज बढ़ती चली जाएगी। तो चलो अगला केस देखते हैं हम। अगला केस क्या है, ठीक है। ये 4 चीजें आपको सब में लिखना है। शायद ये 5th नंबर का रहेगा, मैंने चेंज नहीं करा था, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये रहा मिरर, वही आपको बार बार बनाना है ऐसा, है ना। ये रही प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट P, ये रहा C, ये रहा F। अब ऑब्जेक्ट आपने फोकस पॉइंट पर ही रख दिया, है ना। तो रूल नंबर 1, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे नंबर 1 को, ओके। तो कहाँ से जाएगा बच्चों, ये फोकस से ही होते हुए जाएगा। देखो ये गया आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फोकस पॉइंट, यानी कि ये रे ऐसी आ जाएगी। चलो रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा रे आप कहाँ से भेजोगे, अब समझ में नहीं आता, क्योंकि दूसरा रे सर अभी तक हमने फोकस पॉइंट से भेजा था, अब हम कहाँ से भेजे। तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ, एक काम करो, हमने एक रूल पढ़ा था ना जिसमें रे को हम यहाँ से भी भेज सकते हैं। तो देखो ये यहाँ आएगा, जितने एंगल के साथ आया उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर देगा भाई साहब, ये देखिए ऐसा है। अब आंख रख के देखिए, तो इनको ढूंढते गए कि कहीं मिलेगी, कहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिल रही। ये ऐसी कैसी पैरेलल दूर चली गई, ये जैसे ट्रेन की पटरी होती है वो कहीं मिलती नहीं है। सिमिलरली ये कहीं नहीं मिलेगी तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो इन्फिनिटी पर चली गई। यानी कि अब जो इमेज है वो कहाँ चली गई, इन्फिनिटी पे। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, हमको इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिला अभी तक, और नहीं मिला तो हम क्या कहेंगे कि ये इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी पर। तो क्या लिखेंगे, फोकस पॉइंट पर आपने रखा हुआ है एट एफ, है ना, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है एट एफ, इमेज कहाँ बन रही है एट इंफिनिटी। देखो नेचर कैसा है, नेचर अब हमको क्या मालूम, वो तो बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए हम इसको लार्ज ही बोलेंगे। या हमारे इसमें नहीं है इसलिए नॉट डिफाइंड भी हो सकती है बच्चों, हमारे नॉलेज में नहीं है ना इन्फिनिटी कितनी बड़ी होगी, हमें क्या मालूम, इसलिए नॉट डिफाइंड नेचर। अच्छा लार्ज के साथ साथ ये तो पक्का हो चुका है कि ये अब देखो कैसी जा रही है, डॉटेड लाइन में, हमको नहीं पता, इसलिए मान ना तो इसमें मैं रियल लिख पा रहा हूँ ना हम वर्चुअल लिख पा रहे हैं, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया नॉट डिफाइंड। साइज कैसा है, ये भी लार्ज ही होगा बेसिकली, इसलिए मैं इसको अभी क्या लिखूंगा, नॉट डिफाइंड। मैं डिफाइंड नहीं कर पा रहा हूँ उसको, क्योंकि कितनी बड़ी है मुझे नहीं पता, इन्फिनिटी मैंने जाके देखा नहीं है। चलो ये कुछ रूल होते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी फोकस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, उससे बनने वाली इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे जाएगी, और वो रेज कैसी रहती है, पैरेलल रहती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट केस जो आता है कि अब हम फोकस पॉइंट को थोड़ा सा क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि अब हम थोड़ा सा पोल की तरफ चलेंगे। इस अगले वाले केस में हमने इस कॉन्केव मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट रखना है वो ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रहेगा। ये है, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। चाहो तो नाम रखो, नहीं तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो रूल्स फॉलो करने हैं बच्चों। पहला रूल क्या कहता है कि एक लाइन रे भेजिए, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट। तो ये जो रे है ये ऐसी चली जाएगी बच्चों, देखो ये गई, हमने इसको देखा, ये उधर से आई रिफ्लेक्ट होकर रे नंबर 1, है ना, ये थी रे नंबर 1। दूसरी रे अब कहाँ से भेजना है, तो एक काम करिए, दूसरी रे पोल से भेज दीजिए, क्योंकि पोल पर जितने एंगल पर लाइट रे आएगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। लो तो ये दूसरी रे रिफ्लेक्शन के बाद, जो कि पोल पर आने के बाद उसने जितना इंसिडेंट एंगल बनाया उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, एज ए नॉर्मल काम करेगी इस केस में। तो हमने फिर आंखों से डिटेक्ट करा बच्चों इसको, आई, तो ये देखते गए हमने देखा ये कहीं इधर से आ रहा है भाई साहब, ये भी कहीं इधर से ही आ रहा होगा। फिर तो देखो अब मैंने डॉटेड लाइन को यूज कर लिया है बच्चों। डॉटेड लाइंस क्या शो करती है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल, और वर्चुअल यानी कि जहां पर आंखों को ये मिलते हुए दिखे वही इमेज होगी, यानी कि ये बहुत बड़ी लार्ज इमेज बन गई, लेकिन कैसी है, वर्चुअल है।
आया समझ में? तो याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पॉइंट और पोल के बीच में होगा ना, उस समय का जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन एफ एंड पी, है ना। इमेज कहाँ बनी? तो इसको हम लिखेंगे ये मिरर के पीछे, यानी कि बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है। नेचर कैसा है? एक तो सीधी बन रही है और वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। साइज कैसा है? वेरी लार्ज। देन इमेज नहीं आया। ये कुछ रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के बाय कॉन्केव मिरर। अब हम कॉन्केव मिरर के साथ साथ हम कॉन्वेक्स मिरर से भी इसके रूल समझ लेते हैं। रूल तो वही रहेंगे बच्चों, बस यहां पर चेंज होगा तो वो है मिरर, यानी कि ये चेंज कर दूंगा मैं, तो रूल तो आपको वही लगाने हैं जो अभी तक हम लगाते हुए आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, है ना। अब मैं यहां पर जो बताने जा रहा हूं आपको वो है थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। क्या है यहाँ? कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको पता ही होगा उसका, है ना, प्रॉपर्टी तो मालूम ही होगा। तो ये मैंने यहाँ बनाया कॉन्वेक्स मिरर, इतना बड़ा, सॉरी इसको मैं ऐसा पेंट कर देता हूँ, यानी कि ये इनर पेंटेड होता है भाई साहब। ये रहा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ये आगे तक जाती है। ये होता है पोल, है ना। पोल से सी तक की जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है और बीचों बीच एक पॉइंट होता है एफ। इसका रिफ्लेक्शन, सबसे पहला कंडीशन हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज जो होती है वो पैरेलल होती है। तो ये देखिएगा पैरेलल आ रही है ऐसी रे, ये है ना, एक रे और आ रही है ऐसी, ये लीजिए 2 रे आ रही है। कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, हमको देखना है इमेज कहाँ बनेगी। तो ध्यान देना बच्चों, यहां पर जैसे ही आता है तो यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो। तो नॉर्मल ऐसा होता है, यानी कि ये रहा नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल इस रे ने बनाया है ना, आने वाली रे ये वाली ने, उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। देखो, तो ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया बच्चों। देखो ये ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब हमने देखा, इसको आंख रख के, चलो एक और रे को हम समझ लेते हैं, फिर आंख रखेंगे हम, है ना। तो ये रे आई, इसने भी यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, उसके साथ भी उतना ही एंगल बनाया और ये ऐसे निकल गया। देख लो। अब समस्या ये है कि हम आंख कहाँ रखें। तो मैं थोड़ा सा, है ना, इधर बना, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आपको पता तो चल ही गया कि कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये रे ऐसी जा रही थी, हमने यहां पर आंख रखी बच्चों। ये डिटेक्ट कहां से करना है? तो ये रे को डिटेक्ट करते गए ये कहीं ना कहीं इस लोकेशन से आ रही है। सिमिलरली ये भी इस लोकेशन से आ रही है। तो देखो डॉटेड लाइन आ गई, वेरी गुड। डॉटेड लाइंस क्या शो करती है कि इमेज कैसी है? वर्चुअल, है ना, वर्चुअल है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या बना यहां पर? इमेज। मतलब जहां भी इंटरसेक्ट कर जाता है वहां पर इमेज होता है, यानी कि ये रही इमेज। इमेज कैसी है? पॉइंट जैसी, देखो। और कहां बन रही है? एट फोकस पॉइंट। तो अब आप यहां पर लिख सकते हो इमेज कहां बनी? एट एफ, है ना। इसके बाद हम नेचर देखते हैं। तो नेचर तो डॉटेड वाला है, यानी कि ये कैसा है? वर्चुअल इमेज। देखो समझ में आ रहा है ना, ये वर्चुअल इमेज हो गया। साइज क्या है? देखो साइज तो वही पॉइंट साइज है बच्चों, ये होता है। तो इन्फिनिटी से हमने दोनों केस समझ लिए कि अगर इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आता है ना, तो उसकी इमेज हमेशा पॉइंट जैसी बनेगी, वो चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। दोनों ही केस में हमने इमेज को कैसा देखा है? यहाँ पर पॉइंट साइज में देखा है। ये था इसका एक कंसेप्ट। याद रखना एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो रेज दोनों पैरेलल आ रही थी, पैरेलली, यानी कि दोनों एक साथ 0 एंगल पर आ रही थी। लेकिन जैसे ही इस मिरर से टकराती है तो बेचारे के बीच में एंगल आ जाता है, यानी कि उनको वो बिखेर देता है। बिखरने का मतलब होता है डाइवर्ज करना। इसलिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर, इसको एक नाम से और जानते हैं, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मिरर। याद रखना, है ना। वो वाला मिरर जो होता है वो इकट्ठी करता है, यानी कि कॉन्केव जो मिरर होता है वो इकट्ठी करता है, इसलिए उसका नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। तो 2 प्रकार के मिरर होते हैं, यानी कि उनके हम 2 तरह के नाम रख सकते हैं। कॉन्वेक्स को हम क्या लिख सकते हैं? डाइवर्जिंग, ठीक है। और जो कॉन्केव था उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। ये 2 प्रकार के मिरर
होते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, या तो कन्वर्जिंग बोलूँ या डाइवर्जिंग बोलूँ, आपको समझ जाना है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स की ही बातें हो रही है। इसका दूसरा केस देखते हैं आगे। चलो, दूसरा केस क्या है कि अब ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में आ गया, पास में आ गया, तब उसके इमेज पर क्या क्या इफेक्ट आएंगे और किस तरह से इमेज पैटर्न तैयार होगा। तो ये रहा मिरर, वो कॉनकेव बना दिया। ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये इस तरह से रहेगा बच्चों, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर होता है सेंटर, यहां पर होता है फोकस पॉइंट, यहां पर होता है पी। अब आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट अब पास में आ गया बच्चों ये। अब समस्या ये है कि इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है। पहले तो आप बोल देते थे सर कि सी पर रखा है, बिटवीन सी एंड एफ रखा है, बिटवीन एफ एंड पी रखा है। अब तो यहाँ कोई लोकेशन ही नहीं है, तो हम इसकी लोकेशन क्या लिखेंगे, यहां पर देखना, ये फ्रंट में रखा है बच्चों, तो इसकी इधर कोई लोकेशन नहीं होती। आप नियर कॉन्वेक्स मिरर बोल सकते हो, क्योंकि इधर आओगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन यहां पर हमारे पास कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे नियर कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पास में, तो इससे जो रे जा रहेगी देखना, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पहली रे, और कहां से जाएगी ध्यान देना, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट कैसी होगी, ये ऐसी रिफ्लेक्ट होगी जैसे देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये रे जो है, ये अगर आई रखेंगे तो ऐसा लगता है उनको कि ये रे यहां से आ रही है फोकस पॉइंट से। अब दूसरी रे कहां से भेजूं कि मेरी इमेज बने, तो दूसरी रे यानी कि दूसरी रे हम भेजना चाहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अंदर है, फिर कैसे भेजेंगे, तो आप यहां से ऐसे भेज दो ना जैसे कि वहीं जा रही हो, है ना। तो यहां से ऐसा भेजो जैसा कि आपको लगना चाहिए कि रे ऐसे वहीं जा रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाने वाली लाइट रे हमेशा रिफ्लेक्ट हो जाती है, टकराने के बाद वापस आ जाती है, तो यहीं टकरा के वो वापस हो जाएगी। फिर ये रे टकरा के वापस आएगी तो आगे बढ़ जाएगी ऐसे, ये लो। फिर इतनी दो रे आ गई, इतनी बड़ी आंख रखनी पड़ेगी आपको, ये है। फिर इन दोनों रे को डिटेक्ट किया, ये देखो ढूंढते जाओ भाई, कहां से आ रही, कहां से आ रही, कहां से आ रही, यहां से, कहां से आ रही, कहां से आ रही, कहां से आ रही, यहां से, यानी कि ये यहां दो मीट करती है। यहां जहां पर भी ये मीट कर जाए ना, यही इमेज है भाई साहब। लो, क्या तैयार हुई, इमेज तैयार हुई। कैसी इमेज है, वर्चुअल, क्योंकि मैंने डॉटेड बनाया बच्चों, और डॉटेड के साथ साथ देखो ये सीधी है इसलिए इरेक्ट भी रहेगी। कहां बन रही है, बिटवीन एफ एंड पी, देखो। तो रूल हमारे हो गए कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा है, इन फ्रंट ऑफ, ऐसा लिख दो, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। दूसरा, अब इन फ्रंट ऑफ मिरर को अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहां की डिस्टेंस दी हुई रहेगी, 5 सेंटीमीटर दूर रखा है, 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, इस तरह से ना। ऑब्जेक्ट के बाद इमेज को देखो, तो इमेज कहां बनी, इमेज बन रही है बिटवीन एफ एंड पी। चलो, वेरी गुड। इसका जो नेचर है बच्चों, नेचर बता दीजिए फटाफट। तो नेचर इसका कैसा बन रहा है, एक तो वर्चुअल तो है ही, एंड इरेक्ट है ना। और कुछ बच रहा है क्या, साइज देख लो, साइज तो छोटा बन रहा है, यानी कि स्मॉलर को हम क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये लीजिए भाई साहब, ये कुछ रूल होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां भी आ जाएगा ना, थोड़ा पास में भी आ जाएगा ना, तो भी इमेज सेम पैटर्न के साथ बनेगी, वैसे की वैसी बनेगी। कि इसको यहां दूर रखूंगा तो भी वही बनना है। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में एक केस ऐसा आता है कि इस ऑब्जेक्ट को चाहे आप बड़ा करो छोटा करो, उसका साइज उतना ही बनाता है, वो फिक्स बनाता है। तो इसका यूज कहां होता है, इसका यूज होता है जैसे कि कार का साइड ग्लास, ट्रक का साइड ग्लास, या हमारी बाइक का साइड ग्लास। ये सब किसके बनाए जाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के। क्यों बनाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम जा रहे हैं ऐसे बाइक पर, हमारे पास साइड ग्लास लगा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर का। अब पीछे इतना बड़ा ट्रक आता है, इतना बड़ा साइज का ट्रक आता है, अगर मान लो वो इतना बड़ा साइज अगर आपको देखना होगा तो उतने ही साइज का एक मिरर चाहिए। अगर प्लेन मिरर ले लेंगे तो उतना ही बड़ा चाहिए, लेकिन इतने से छोटे ग्लास में भी ट्रक दिख जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, हमेशा साइज उसका छोटा ही बताएगा वो। इसलिए इतना बड़ा ट्रक क्या, इतनी बड़ी ट्रेन भी उस छोटे से ग्लास में आ सकती है। सोचो, इतनी बड़ी क्वालिटी होती है इसकी।
और हम हमारी सिटी में देखते हैं ना, कई कई जगह ऐसे ट्राइंगल पर कहीं ना कहीं लगा दिया जाता है बड़ा सा, ताकि उधर से आने वाले व्यक्ति को इधर आने वाला व्यक्ति दिख जाए, एक्सीडेंट ना हो। वो इसलिए इतना बड़ा ट्रक आ रहा वो भी उसको दिख जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ही यही होती है कि ये बड़े ऐसे साइज को भी छोटा बना देता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की, है ना। इसका यूज हम शेविंग के लिए भी करते हैं। जैसे कि इतना बड़ा फेस है, यहाँ पर आप रखेंगे, अब छोटा सा, अगर इतना बड़ा फेस है तो भाई आपको मिरर भी उतना ही बड़ा चाहिए, लेकिन हम तो छोटे से ग्लास में भी देख सकते हैं, छोटे से मिरर में भी देख सकते हैं। ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही यही कहती है कि ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, उसका जो इमेज बनाने का जो तरीका है, वो चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट हो चाहे छोटा ऑब्जेक्ट हो, सबके लिए एक जैसा बनाएगा। तो ये कुछ मैंने आपको इमेज का फॉर्मेट बताया है कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के लिए। चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, जो कि हम रिफ्लेक्शन के लिए ही पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की, है ना। ध्यान देना बच्चों, मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा। क्या होता है साइन कन्वेंशन, वो देखिए। हेडिंग रहेगी हमारी साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन यानी कि जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको प्लस साइन और माइनस साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये क्या होता है उसको देखना। ये है मेजरमेंट के पर्पस से। जैसे मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करना कि ये है हमारे पास एक कॉन्केव मिरर, ये यहां पोल होता है। अब मान लीजिए कि इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, तो जिधर से भी मान लीजिए कि इंसिडेंट रे आती है ना, तो उस डायरेक्शन को हमेशा आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है। यानी कि आने वाली रे अगर वो इधर से भी आएगी तो भी उसको पॉजिटिव ही लेना है। तो अगर ये आने वाली रे पॉजिटिव है, यानी कि जिधर से भी रे आए वो पॉजिटिव, लेकिन उसका जस्ट ऑपोजिट हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। ये कुछ डायरेक्शंस होती है न्यूमेरिकल के पर्पस से, आपको ये ध्यान रखना है कि आने वाली रे हमेशा कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। सो द इंसिडेंट रे ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन। कैसी कंसिडर की जाएगी? पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कंसिडर की जाएगी। उसका जस्ट रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगी, एंड फॉर दिस केस, इसी केस के लिए द रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज कंसिडर्ड एज नेगेटिव डायरेक्शन। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है, ये दो रूल याद रखना है। अब अगर मान लीजिए अगर मिरर ऐसा रख दिया, तो अब ये देखो है वही मिरर, लेकिन मैंने उसको पलटा के रख दिया है। देखो आउटर पेंटेड ही है, इसमें भी इसमें भी। अब रे इधर से आ रही है, ये डायरेक्शन देखो इधर से। अब अगर इधर से आ रही तो आप तो ये याद रख लो कि सर इधर से आने वाली नेगेटिव। नहीं बच्चों, हमेशा क्या रखना है कि आने वाली रे हमेशा पॉजिटिव, तो इस केस में ये पॉजिटिव होगी, और रिफ्लेक्ट होने वाली हमेशा ये इधर वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा रूल हुआ। अच्छा, इसमें और कुछ चीजें हमको देखनी पड़ेगी थोड़ी सी। देखो अभी तो और बची है। अगर साइज की बात की जाए कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, तो इसका साइज ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना कि नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ जब भी साइज बढ़ेगा इसको हमेशा पॉजिटिव लेना है, जबकि इमेज नीचे बनती है, नीचे की तरफ बढ़ती है वो, इसलिए उसको हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। तो ये कॉन्केव वाले केस में। अगर मैं आपको कॉन्वेक्स वाले केस में भी बताऊं ना, तो भी आपको यही करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये लाइट रे है ना, ये इस तरह से। तो देखो ये आने वाली रे तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, ये पीछे वाली रे हमेशा नेगेटिव, ऊपर हमेशा पॉजिटिव, नीचे हमेशा नेगेटिव। ये लो, ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी। तो ये होते हैं कुछ साइन कन्वेंशन, यानी कि आपको प्लस लेना है, माइनस लेना है, क्या लेना है। तो यहां से याद रखिएगा, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सारे मेजरमेंट पोल से होंगे, ये यहां से और ये यहां से। यानी कि पोल से अगर इधर जाऊंगा तो पॉजिटिव, पोल से अगर इधर जाऊंगा तो भी पॉजिटिव,
समझ में आया? तो याद रखिए, क्योंकि इस तरफ जाना मतलब आपने क्या ले रखा है, पॉजिटिव, तो इधर जाऊंगा तो पॉजिटिव, लेकिन इस पोल से ऊपर गया तो पॉजिटिव, पोल से नीचे गया तो नेगेटिव, पोल से इस तरफ आया तो नेगेटिव। इस केस में भी पोल से इस तरफ पोल से इस तरफ जाऊंगा यानी कि इस तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव, पोल से वापस आऊंगा तो नेगेटिव। तो हम यह लिख सकते हैं कंसिडरेशन will take from the pole of the mirror, यानी कि सारे जो कंसिडरेशन होंगे वो कहां से कंसिडर किए जाएंगे या कहां से लिए जाएंगे, पोल से। पोल को ही बेस मानकर करना है आपको। चलिए अब हम पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो देखना आप, है ना, ध्यान दीजिएगा। मिरर का एक फॉर्मूला होता है जिससे हमको कुछ चीजें पता चलती है, ठीक। देखो हम बात कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, इस पर बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं बच्चों, है ना, उलझाने वाले न्यूमेरिकल भी बनते हैं। मिरर फॉर्मूला मतलब कि देखो एक मिरर के बारे में हमको क्या क्या पता होता है। अगर मैं इस कॉन्केव मिरर की बात करूं तो हमें क्या क्या पता है, थोड़ा सा देखना है। ये पोल पता है, ठीक है, पोल से मेजरमेंट करो यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको हम रेडियस कहते हैं, देखो r। इसके बीचों बीच में एक पॉइंट होता है f, यहाँ से पोल तक की डिस्टेंस f होती है, ये हमको पता है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखो P से C तक, यानी कि अगर मैं जाऊंगा, देखो P से C जाऊंगा तो ये r होता है, r होता है ना, ध्यान दीजिए। इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरा P से C चलने पर, लेकिन P से अगर F चलूं तो ये हो जाएगा F, यानी कि ये हो जाता है फोकल लेंथ। क्लियर टू ऑल? अब एक चीज और देखो बच्चों, इस R और इस F में रिलेशन है, ध्यान देना। अगर यहां से यहां तक रेडियस R है और यहां से यहां तक F है, तो ये जो पॉइंट है ये बीचों बीच है इन दोनों के। तो ये अगर बीचों बीच है और इतनी डिस्टेंस f है तो इतनी भी कितनी हुई, f। तो f प्लस f इज इक्वल टू r, यानी कि ऐसा लिख सकता हूं f प्लस f इज इक्वल टू r या 2f इज इक्वल टू r। ये लीजिए एक नया रिलेशन आया। तो f इज इक्वल टू बेसिकली क्या हुआ, r/2, यानी कि फोकस पॉइंट अगर आपको निकालना है तो रेडियस का आधा कर दो, आपको फोकस पॉइंट मिल जाएगा। ये कुछ केस होता है। तो हमारे पास यहां पर कुछ चीजें ली जाएगी। अब क्या क्या चीजें ली जाएगी, सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको बतानी पड़ेगी, कहां से, पोल से, क्योंकि सारे मेजरमेंट कहां से होंगे, पोल से होंगे। तो मैं यहां पर इसको बता सकता हूं, थोड़ा देखना इसको कि हम यहां पर अगर देखें तो ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को कहां से बताना है, पोल से। तो ये रहा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, उसको मैं u ले लेता हूं बच्चों। क्या लिया मैंने, u लिया। ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी कहीं ना कहीं इमेज भी बनी होगी ना, है ना। तो हम इमेज को भी देख लेते, देखो ये यहां पर ये इमेज बनी बच्चों, ये। तो अगर ये यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो इमेज को भी तो बताना पड़ेगा पोल से। तो ये यहां से यहां तक पोल की डिस्टेंस v हो गई, सॉरी इमेज की डिस्टेंस कितनी हो गई, v हो गई। अब v, u और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती, f। तो तीन चीजें हैं हमारे पास, तो हमको इन तीनों में रिलेशन बताना है कि कौन कौन सी चीजों में, u, v एंड f। तो हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो ये रहेगा, रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, है ना। क्या रहेगा, रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। एक रिलेशन होता है और उसी को मिरर फॉर्मूला हम कहते हैं। तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, 1 फोकल लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू होता है 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो, प्लस इसके डिवाइड में मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, शॉर्टकट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/f इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि u है, ये लीजिए यहां से यहां तक, प्लस 1/v, एंड दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला।
तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, तो ये रहा वो मिरर फॉर्मूला। ये क्या होता है बेसिकली, ये हमको रिलेशन देता है किसमें यू वी एंड एफ में। तो आपको किसी भी मिरर के लिए दो चीजें गिवन होगी, या तो यू यानी कि ऑब्जेक्ट इतनी इतनी डिस्टेंस पर रखा है, सपोज 10 सेंटीमीटर पर रखा है, तो आपको यहां पर साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखना है। इधर रखा है मतलब ऑब्जेक्ट पी से इधर मेजर किया जाएगा, इसलिए माइनस साइन, इसलिए माइनस लिया जाएगा। ये सारे कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा है और उसकी जो इमेज है वो 5 सेंटीमीटर पर बन रही है, तो बताइए फोकल लेंथ कितनी होगी उस मिरर की। तो ये फॉर्मूला लगा देना है ना। तो ये बेसिकली एक मिरर फॉर्मूला होता है। तो हमने मिरर के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा है। मिरर के लिए एक और चीज होती है, थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। ये तो था मिरर फॉर्मूला, इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, अभी तो आप कंसेप्ट सीखो। एक होता है, थोड़ा सा पहले मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि वो चीज क्या है, ठीक है। ध्यान देना, जैसे मान लीजिए एक 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, किसी मिरर ने उसकी इमेज बनाई, तो उसकी इमेज बन गई 4 सेंटीमीटर की। तो उस इमेज ने, उस मिरर ने इसको कितना बड़ा बताया, 2 गुना उसको बड़ा बता दिया। एक दूसरा मिरर लेकर आता हूं तो वो उसको 8 सेंटीमीटर बताता है। इसका मतलब ये वाला मिरर ज्यादा पावरफुल है इससे, क्योंकि इसने 2 को 4 ही बताया था, जबकि ये 8 बता रहा है, यानी कि इसकी पावर ज्यादा है, इसको बड़ा बना सकता है। बड़ा बनाना मतलब मैग्नीफाई कर सकता है, मैग्नीफाई करना मतलब मैग्निफिकेशन। तो बेसिकली यहां पर एक वर्ड आएगा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई मिरर किसी ऑब्जेक्ट के साइज को कितने टाइम्स बढ़ा सकता है, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो अगर इसने 2 को 4 बताया तो 2 × 2 यानी कि 2 गुना बढ़ाया, जबकि उसने 8 बता दिया यानी कि 2 × 4, यानी कि ये जो नंबर आ रहा है ना, ये ही तो मैग्निफिकेशन है। नहीं आया, देखो मैग्निफिकेशन यानी कितने टाइम के लिए मल्टीप्लाई का साइन, देखो कितने टाइम बड़ा बना सकता है, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो अगर ये इसने उसको 2 टाइम बनाया है तो ये इसने 4 टाइम बढ़ाया, जबकि पहले दोनों ही केस में 2 ही था, लेकिन इसने इसको 4 सेंटीमीटर बता दिया, जबकि ये उसको 8 सेंटीमीटर बता रहा, तो इसका मैग्निफिकेशन ज्यादा हुआ ना। तो मैग्निफिकेशन इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर होता है केवल, जो ये शो करता है कि भाई मैं इस ऑब्जेक्ट को इतना गुना बड़ा बता सकता हूं, इतना टाइम बड़ा बता सकता हूं, दैट इज मैग्निफिकेशन। ये आपको चीज ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो हम इसका एक डेफिनेशन भी लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब कैसे निकाला जाए कि भाई ये उसका मैग्निफिकेशन, सर हमने तो मैथमेटिकली यहां सीखा। तो देखना, जैसे कि 2 को किसी ने बनाया था 4, यानी कि कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 2 का, जबकि दूसरे वाले ने 2 को बनाया था 8, यानी कि कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 4 का। तो ये 4 और 2 कैसे निकाला, तो हम क्या करते हैं कि हमको ये जो साइज मिल रहा है ये किसका है, इमेज का। ये जो दिया हुआ था ये किसका है, ऑब्जेक्ट का। तो मैं क्या इन दोनों का एक रेशो निकाल लूं, तभी तो मेरे पास 4 आएगा, तभी तो मेरे पास 2 आएगा। तो कैसे निकाला, देखना, साइज ऑफ इमेज डिवाइड में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशो जो होता है ये कहलाता है मैग्निफिकेशन। नहीं आया, ये लीजिए। तो इसको फॉलो करें, तो साइज ऑफ इमेज कितना आया, 8, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 2, तो ये कितना है बच्चों, 4, और ये 4 मैंने आपको क्या बताया था, मैग्निफिकेशन। तो यही तो आपके पास क्या आया, मैग्निफिकेशन। नहीं आया, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो बेसिक सा फॉर्मूला क्या हुआ, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिव्स द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। तो हम यहां पर इसका एक डेफिनेशन लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन का। तो क्या लिखेंगे, देखना, इट इज द रेशो ऑफ द हाइट और साइज ऑफ द image and height or size of the object gives the magnification of the mirror, है ना। अब ध्यान देना है आपको कि ये एक नंबर है केवल,
यानी कि ऊपर मैंने कितना लिखा था कि भाई इमेज 8 हो जाती है और ऑब्जेक्ट कितना था 2 था, तो कितना आया था आंसर 4। तो 4 एक नंबर है, अब नंबर का कोई यूनिट थोड़ी होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट हैज़ नो यूनिट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। तो m से शो किया जाएगा, इसका इक्वेशन भी बना लेते हैं। तो m इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रहा भाई साहब, है ना। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम बात करें फॉर रियल इमेज, ध्यान देना, तो रियल इमेज के लिए देखो कैसे रियल इमेज कैसे बनती है, हमेशा कैसे बनेगी। अगर कॉन्केव मिरर है ऐसा, और रियल इमेज आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है जो कि ऊपर है ना, और ये अगर ऐसा है, इसको देख लो, तो इससे मान लीजिए कि ये इस तरह का एक इमेज तैयार हुआ यहाँ। अब आप देखो, ये है इमेज, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है ऊपर पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर इसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी ऐसे, जबकि ये इमेज नीचे है यानी कि नेगेटिव ली जाएगी। तो रियल इमेज के लिए अगर हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि पॉजिटिव आ रही है, जबकि हाइट ऑफ इमेज जो कि नेगेटिव आ रही है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेगेटिव, है ना, एज दिस। और जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर है वो पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली m कैसा आ रहा है, नेगेटिव। यानी कि रियल इमेज के केस में जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन होगा वो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि अगर आपको दिया जाए -3 मैग्नीफिकेशन, तो आप समझ जाइए रियल इमेज की बात हो रही है भाई साहब, है ना। अगर वर्चुअल की बात करें, यहाँ देखो फॉर वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, देखो वर्चुअल कैसे बनती है आपको यहाँ समझना है। ये अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कि यहाँ फोकस पॉइंट है, यहाँ पर P है और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था, तो इसकी इमेज कुछ ऐसे यहाँ पर ऐसे कुछ बन रही थी डॉटेड डॉटेड करके, है ना। तो एक रे ऐसे गई थी, ये इस तरह से कुछ रे यहाँ पर बन रही थी, याद करिए ये, और एक रे यहाँ से भेजी थी ऐसे, और ये यहाँ कहीं ना कहीं मीट हुई थी और ये बनी थी ऊपर की तरफ इमेज। अब सोचो, इमेज भी ऊपर है और ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, यानी कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। तो m इज इक्वल टू प्लस ऑब्जेक्ट इमेज भी पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, तो m कैसा आ चुका है, पॉजिटिव। यानी कि जब भी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आए तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ वर्चुअल इमेज की बात हो रही है। अब बच्चों, हमने बेसिकली कितनी चीज़ें पढ़ ली है एक मिरर के लिए। देखो क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, है ना। तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं जो आपको मैं बता देता हूँ, शॉर्टकट में समरी बता देता हूँ एक। तो ध्यान दीजिए, फॉर मिरर, तो मिरर के लिए हमने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं देखिएगा। 1, एक पढ़ा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एक तो ये चीज़ पढ़ी। दूसरी चीज़ पढ़ी मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन आपको मैंने 2 तरह से बताया है ना, कौन कौन सा, फॉर रियल, तो रियल के लिए मैग्नीफिकेशन हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर मैं वर्चुअल की बात करूं तो वर्चुअल के लिए जो मैग्नीफिकेशन वो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कंप्लीट करते हैं और इन्हीं बेसिस पर अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज हमने मैग्नीफिकेशन तक मिरर के बारे में स्टडी कर लिया है। अब हम इन पर न्यूमेरिकल्स जो भी बनते हैं उन्हें स्टडी करेंगे, जो एनसीईआरटी के भी होंगे और कुछ मैं आपको दूसरे बुक्स से भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अब अगले जो टॉपिक आने वाले हैं, यानी कि जो अगला जो हमारा लेक्चर आएगा, वीडियो आएगा, उसमें हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच।